हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25 NG के यूट्यूब क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्रपति के भाग हम पढ़ रहे थे और इसी राष्ट्रपति के भाग को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति बनने की शर्तों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल से 50 लोगों का अनुमोदक एवं 50 लोगों का प्रस्तावक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये 50 लोगों का अनुमोदक और 50 लोगों के प्रस्तावक आपको मिल जाने के बाद आप राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये 50 लोगों का प्रस्तावक और 50 लोगों का अनुमोदक ये दोबारा दूसरे व्यक्ति को अनुमोदक एवं प्रस्तावक के रूप में नहीं चुन सकते। 1997 से पहले यह संख्या जो 50-50 का जो आंकड़ा है यह 1997 से पहले 10-10 की थी। साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में आप प्रत्याशी बनने के लिए आपको जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करनी होती है। ये 15,000 रुपये की राशि RBI के पास चली जाती है, जब्त हो जाती है, यदि आप निश्चित कोटा का 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाते मतों का। अब हम बात करते हैं निर्वाचन मंडल की। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए इसका अलग अलग मेथड बताई गई हैं। आपको तो पता है एकल संक्रमणीय गुप्त अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा इनका मतदान होता है, लेकिन इसमें विधायक का मतमूल और साथ ही संसद का मतमूल निकाला जाता है। वह एक विधायक का मतमूल निकालने के लिए आपको उस राज्य की जनसंख्या का बटे साथ ही उस राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य संख्याओं का भाग 1/1000 से देना होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? उस राज्य की टोटल जनसंख्या, एक विधायक का मतमूल निकालने के लिए उस राज्य की टोटल जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या गुणा किया जाता है 1/1000 से, तब जा कर के यहाँ एक विधायक का मतमूल निकल पाता है। लेकिन इसमें जनसंख्या का आधार 1971 रखा जाता है और यह 1971 का जो आंकड़ा है यह 2026 तक चलेगी। यहाँ एक क्वेश्चन यह उठता है कि यह जो जनसंख्या का आधार है वह 1971 ही क्यों लिया जाता है? तो इसका बेस्ट आंसर हमें देखने को मिलता है, उत्तर भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी और दक्षिण भारत की जनसंख्या में कमी आ रही थी। तुलनात्मक रूप से दक्षिण भारत वालों ने सरकार के सामने और यह गवर्नमेंट के सामने यह बोला कि एक तो हम 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या में नियंत्रण कर रहे हैं और साथ ही हमारे यहाँ विधायकों के मत मूल जो है कमी आ रही है। तो एक तो हम एक और कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारे राष्ट्रपति चुनाव में हमारे विधायकों का मत मूल कम हो रहा है। तो हमने इनको निराश नहीं किया और यही एकमात्र वजह थी कि हमने जनसंख्या का आधार 1971 ही लिया और यह जनसंख्या का आधार 1971 का जो आंकड़ा है यह 2026 तक चलेगी। अब हम देखते हैं कि एक सांसद का मतमूल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सभी राज्यों के विधायक और लोकसभा राज्यसभा के सांसद राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। इसलिए हमें एक विधायक का मतमूल और साथ ही एक सांसद का मतमूल को समझना ये बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं एक संसद का मतमूल कैसे निकाला जाता है। एक संसद का मतमूल निकालने के लिए आपको विधायक का मतमूल निकालते टाइम एक विधायक का मतमूल सभी राज्यों के लिए अलग अलग आएगा। वो इसलिए क्योंकि सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा में निर्वाचित सदस्य संख्या अलग अलग है। एक सांसद का मतमूल निकालने के लिए आपको हमारे यहाँ पार्लियामेंट में कुल कितने सांसद हैं? 543 आप लोकसभा से ले लीजिए और 233 आप राज्यसभा से ले लीजिए, तो ये दोनों का आंकड़ा 708 का होता है। तो एक संसद का मतमूल निकालने के लिए 708 को बराबर करके संसद का मतमूल निकालने के लिए आपको एक संसद के 708 सदस्यों का सभी राज्यों के विधायक के मतमूल से आपको संसद में निर्वाचित संख्या लोकसभा एवं राज्यसभा से भाग देनी होती है, तब जाकर के एक संसद का मतमूल निकल पाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि का उल्लेख आर्टिकल 55 में मिलता है। राष्ट्रपति चुनाव हो रही हो और विधानसभा भंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा?
भारत के राष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक किया गया है, जिसमें आर्टिकल 71 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव किसी निर्वाचक के पद खाली होने से रुकेगा नहीं, और यदि विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाती है फिर भी चुनाव रुकेगा नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में किसी प्रकार के विवाद होने पर इसकी सुनवाई करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। आर्टिकल 71 इस बात का उल्लेख करता है। सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की टीम गठित की जाती है। राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद 30 दिन के भीतर आपको एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवानी चाहिए होती है। शिकायत करने का अधिकार विरोधी उम्मीदवार व निर्णायक को है जो राष्ट्रपति चुनाव में मत देते हैं। कम से कम 20 मतदाता शिकायत कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, ये भी बात स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट जांच करने में जितना भी समय ले, इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए सारे काम वैलिड होंगे। चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है और शिकायत पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है, चुनाव आयोग नहीं। आर्टिकल 324 इस बात का बखूबी उल्लेख करता है। चुनाव करवाया कौन? चुनाव आयोग। निर्णय कौन दे रहा है जब किसी प्रकार की शिकायत हो उसमें? तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव आयोग तो करवाता है, पर पीठासीन अधिकारी लोकसभा व राज्यसभा का महासचिव बारी बारी से ये अधिकारी के रूप में काम करते हैं। इसमें एक बात का जिक्र आता है कि इनका कोटा कैसे निर्धारित की जाती है। तो कोटा निर्धारित करने के लिए आपको कुल वैध मतों की संख्या +1 बटे कुल स्थानों की संख्या +1 से आपको भाग दे देना होता है। तब ये जो निश्चित कोटा की बात है वो निकल के सामने आ जाती है। इसके अगले अध्याय में हम अच्छे से समझ लेंगे कि वरीयता क्रम क्या है और वरीयता क्रम में इन मतों की गणना किस तरीके से की जाती है, और वो भी एक एग्जाम्पल के साथ। निश्चित कोटा क्या है और इस निश्चित कोटा में कोई भी जितने लोग राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिए हैं, कोई भी प्रत्याशी इस निश्चित कोटा को प्राप्त नहीं कर पाता। उस स्थिति में क्या होता है, तो इसका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप सब बने रहिए और राष्ट्रपति के इस भाग को आप समझिए और अगले भाग को समझने के लिए तैयार रहिए।